देखते हैं। तो जल्दी से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो द्रव्य गुण वांग में दो रूपों में, एक जिनमें सिर्फ पर्याय हैं और एक में गुणधर्म भी लिखे हुए हैं। तो मेनली वो हम डिस्कस करने वाले हैं, गुणधर्म वाले। अष्टांग निघंटु, अष्टांग हृदय निघंटु भी कहते हैं, वाहटाचार्य 8वीं सदी प्राचीनतम निघंटु है। कुमारी का पहली बार वर्णन इन्होंने किया। पर्याय रत्नमाला माधव की रचना है, 9th सेंचुरी वाले। सिद्ध सार निघंटु, सारोत्तर निघंटु रविगुप्त की रचना, 10th सेंचुरी। धनवंतरि निघंटु या गुडुच्चादि निघंटु, द्रव्यावली या गुणावली निघंटु महेंद्र भौमिक ने लिखा। 10वीं सदी टाइम हमने याद किया, 7 वर्ग हैं। मिश्र का आदि वर्ग भी आया है। रस वैशेषिककार भदंत नागार्जुन, 10वीं सदी। द्रव्य गुण संग्रह बाय चक्रपाणी, 15 वर्ग। अरुंधत निघंटु, वाष्पचंद निघंटु, निघंटु शेष हेमचंद की रचना, 12वीं सदी, 6 कांड है इसके अंदर। अभिधान चिंतामणि अनेकार्थ संग्रह देसी नाममाला, वो भी इनकी रचनाएं हैं। सोढ़ल निघंटु, 12वीं सदी, तो 2 पार्ट में है। एक में गुण संग्रह है, एक में नाम संग्रह है। 12वीं सदी टाइम है इनका। सोढ़ल ने धन्वंतरी को फॉलो किया, 10th सेंचुरी वालों को। शारंगधर 13वीं सदी, मदनपाल 14वीं सदी, उन्होंने सोढ़ल को फॉलो किया। भाव प्रकाश ने मदनपाल 14th सेंचुरी वालों को फॉलो किया। 27 वर्ग बताए गए हैं सोढ़ल निघंटु के अंदर। लक्ष्मण आदि वर्ग इनका विशिष्ट है। अर्क कल्पना का पहली बार उल्लेख। पाठा खद्र की दो दो वैरायटी, कपूर की 3 वैरायटी, और चंदन 8 तरह का बताया। अहिफेन का सर्वप्रथम वर्णन यही मिलता है इस नाम से, जबकि अफूक नाम से धन्वंतरि निघंटु में इसका उल्लेख मिलता है। एक मिनट, ये देखा था हमने 7 वर्ग इनके अंदर धन्वंतरि निघंटु ना। गुणोच्चारित द्रव्यावली गुलाब निघंटु, ठीक है, महेंद्र होगी। आगे आ जाओगे। तो सोडल निघंटु की बात कर रहे थे, तो 27 वर्ग हैं इसके अंदर। गद निग्रह इस ग्रंथ में 2 खंड है, प्रयोग खंड, काय चिकित्सा खंड। तो प्रयोग खंड में 6 टोटल इनके जो है कल्पना के अनुसार युगों का संग्रह है, 6 अधिकार है इसके अंदर। चंद्रट का जो योग रत्न समुच्चय उनकी जो रचना है उसको फॉलो किया है इन्होंने। योग रत्न समुच्चय में 8 अधिकार है, यहाँ 6 अधिकार हैं। 3 जो एक्स्ट्रा है योग रत्न समुच्चय में, वो है गपक, गज शांति, पंचकर्म और कल्प। जबकि वहां पे आसव अधिकार देखा था आपने गद निग्रह के अंदर। काय चिकित्सा खंड भी वहीं से लिया गया है, गज शांति अधिकार का विस्तार है। खरजूर आसव इनका विशिष्ट केंद्र से अर्क निकालने का उल्लेख इसमें मिलता है। वरुण आसव सोडल का विचित्र योग है। मसूरिका को शीतलिया शीतलिका कहा। मस्तकी का प्रथम बार वर्णन इन्होंने किया। फिर माधव द्रव्य गुण निघंटु को भाव स्वभाववाद भी कहते हैं। 29 वर्ग हैं माधव द्रव्य गुण निघंटु में, 29 वर्ग। प्रथम विविध औषधि वर्ग है और अंतिम प्रकीर्ण वर्ग है, वो सबसे बड़ा है। 900 श्लोकों में पूरा लिखा हुआ है। 29 वर्ग और 900 श्लोक, 27 वर्ग सोडल में थे। सिद्ध मंत्र केशव 8 वर्ग। यहाँ पे वात पित्त कफग्न वर्ग, दोषल वर्ग, इन सब की बात की गई है। कल्पना के अनुसार 57 वर्ग बताए गए हैं। तो सिद्ध मंत्र में 8 वर्ग भी हैं और 57 वर्ग भी हैं। तो अंशांश कल्पना के अनुसार वर्ग इसी के अंदर है, सिद्ध मंत्र के अंदर। नव श्लोक इनकी एक रचना है। प्रारंभ के 9 श्लोकों में मौलिक सिद्धांत का वर्णन है। हृदय दीपक निघंटु इनके बेटे बोपदेव ने लिखा। 13वीं सदी का उत्तरार्ध उनका टाइम है। तो सिद्ध मंत्र की प्रकाश व्याख्या भी की, अपने पिताजी की रचना की, प्लस खुद ने शतश्लोकी लिखी है, और उसके ऊपर फिर चंद्रकला नाम की व्याख्या भी लिखी है। चंद्रकला इस नाम से व्याख्या भी लिखी है। ठीक है, शायद यहीं तक बात हुई थी हमारी। अब आगे देखोगे। तो आयुर्वेद महोदधि या आयुर्वेद महोदधि, सुशेषण वैद्य या अन्नपान विधि, एक ही बात है। आयुर्वेद महोदधि कही जाए आपसे तो सुशेषण वैद्यक ने लिखी है, तो उनके नाम से भी जाना जाता है इसको। और अन्नपान विधि भी कहते हैं। 14th सेंचुरी की रचना है मदनपाल के साथ की। सुशेषण वैद्य या पंडित द्वारा रचित है। ऋतु हरित के समान मातुलुम का विधान बताया। भाव प्रकाश ने ऋतु हरित की बताई है। पिंगु सैशु याद आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ उसी तरह मातुलुम का विधान बताया है। इस ग्रंथ पर दामोदर ने आरोग्य चिंतामणि लिखे है। दामोदर ने इसके ऊपर एक रचना लिखी, आरोग्य चिंतामणि। किस पे? आयुर्वेद महोदधि पे या अन्नपान विधि, ये जो बुक है इसके ऊपर। ठीक है, आरोग्य चिंतामणि। यह है दामोदर विदर्भ के रहने वाले विष्णु भट्ट के बेटे थे, कोई खास बात नहीं है, नहीं देखना आपको। नेक्स्ट आ जाओ, मदनपाल निघंटु या मदन विनोद। तो काष्ठा नगर में टाका वंश के राजा थे, कोई खास बात नहीं। अगेन मदनपाल 14th सेंचुरी के हैं। 13 वर्ग हैं, ये आपको याद रखना है। इनका टाइम भी याद रखोगे मदनपाल का, 14th सेंचुरी। और 13 वर्ग हैं, ये भी जरूरी बात है। निघंटुओं में सबसे पहले ईशद का उल्लेख इन्होंने ही किया है, याद रखना। मदनपाल निघंटु में पहली बार ईशद का उल्लेख आता है। ठीक है। अहिफेन और भंगा दोनों का वर्णन किया है। पीछे आपने अहिफेन का वर्णन अफूक नाम से धन्वंतरी में देखा, और उसके अलावा अहिफेन नाम से ही सोडल के अंदर देखा है।
तो यहाँ पर हाइफन और भंगा दोनों का उल्लेख है। मदनपाल भाव प्रकाश में श्वेत और रक्त करवीर ये दो भेद बताए गए हैं, लेकिन कह रहे हैं राज निघंटु ने पीत करवीर ये एक और वैरायटी बता दी, अलग का पॉइंट है, देख लेना। तो कहना चाह रहे हैं मदनपाल भाव प्रकाश में तो दो ही भेद हैं, श्वेत और रक्त, लेकिन राज निघंटु ने, वो राजा है, नाम ही है राज निघंटु, तो तीन भेद बता दिए, पीत करवीर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैदेव निघंटु, पथ्य अपथ्य विबोधक निघंटु। इस चीज पे सवाल आ चुका है, किस निघंटु को पथ्य अपथ्य विबोधक निघंटु भी कहा जाता है? तो कैदेव निघंटु को। तो कैदेव इसके राइटर हैं, गुजरात के रहने वाले, नो वर्ग है। कैसे देव, हम नहीं मानते तुमको देव, नो है ना। तो कैदेव निघंटु नो वर्ग। औषध, धातु, धान्य, द्रव, पकवान, मांस, विहार, मिश्रक वर्ग, नानात्व वर्ग। देख लेना, मिश्रक वर्ग यहाँ भी आया है। ठीक है, एक विहार वर्ग देख सकते हो, ये जरूरी है, विहार वर्ग ये इसके अंदर आया है। 15वीं सदी इनका टाइम है। बृहति की 11 वैरायटी बताई है, 11 प्रकार की बृहति। ठीक है, तो कैदेव निघंटु या पथ्य पथ्य विबोधक निघंटु, गुजरात के निवासी हैं ये, 9 वर्ग हैं इनके, जिनमें विहार और मिश्रक वर्ग देख पा रहे हो। 15वीं सदी टाइम है, बृहति की 11 वैरायटी इन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट आ जाओगे भाव प्रकाश निघंटु, जिसको हरितक्यादि निघंटु भी कहते हैं, ध्यान रखना। गुरुच्यादि निघंटु था धन्वंतरि निघंटु, और यह है हरितक्यादि निघंटु। ठीक, भाव प्रकाश निघंटु। तो लटकन मिश्र के बेटे हैं भाव मिश्र, यानी इनके पिताजी का नाम लटकन मिश्र है, याद रखोगे। 16वीं सदी का उत्तरार्ध इनका टाइम है, 16वीं सदी का उत्तरार्ध। 22 वर्ग दिए, और इनका जो डिवीजन है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, बाकी सारे निघंटुओं से श्रेष्ठ इनका डिवीजन है भाव प्रकाश, 22 वर्ग। भाव प्रकाश संहिता में निघंटु भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निघंटु भाग पर शिव शर्मा, विश्वनाथ, कृष्णचंद्र चुनेकर आदि की टीकाएं हैं। चुनेकर की टीका सबसे ज्यादा फेमस है, तो याद रखना चाहो तो चुनेकर का नाम एक याद रख लेना, बाकी कुछ खास नहीं है। यशत का 7 धातुओं में वर्णन किया। मदन पाल का अनुसरण किया, ऑलरेडी देख चुके हो आप। आकार करब, दीपांतर वचा, पुदीना, छुहारा, कलम्बक, चंद्रशूर, कुलंजन, गंध कोकिला, चरम करालू, मखान, कुमुद बीज आदि विशिष्ट द्रव्यों का उल्लेख किया। अब क्योंकि बहुत बाद के हैं, तो जितनी भी चीजें थी सब इंट्रोड्यूस हो चुकी थी इंडिया के अंदर, कह लो, है ना, सब चीजों का उल्लेख किया। दीपांतर वचा यहाँ देख पा रहे हो, चोप चीनी, स्माइलेक्स चाइना, है ना, तो फ्रंग में उसका प्रयोग बताया है, जरूरी है वो। और एक द्रव्य ऐसा देख पा रहे हो जो आपको बता चुका हूं मैं, कि ईस्ट्रोजन का सोर्स कहा जाता है उसको, तो वो है, बोलिए। चंद्रचूड़। 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 ठीक है बेटा, तो बाकी नाम एक बार देख लेना आप। नेक्स्ट देखो, भाव प्रकाश संहिता लघुत्रय का अंतिम भाग माना जाता है। तो लघुत्रय के 3 ग्रंथ हमारे, बोलो। भाव प्रकाश, माधव, भाव प्रकाश और शारंगधर। ठीक है, तो माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश 16वीं सदी के सबसे लास्ट में। भाव प्रकाश अगेन शिव जी के भक्त थे, प्रारंभिक पदों में इन्होंने गणेश जी की वंदना भी की है, कह रहे हैं। ठीक है, विष्णु का उल्लेख श्रीपति और मधुसूदन इन शब्दों से किया है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, और साथ साथ हनुमान, इन सबका भी उल्लेख है। तो कुल मिला के गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, हनुमान जी, सबकी पूजा की है। संहिता प्रकरण में विशेष रूप से शारंगधर संहिता का अनुसरण किया है, और निघंटु प्रकरण में मदनपाल निघंटु का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाव प्रकाश ने सिर्फ मदनपाल को फॉलो किया, कह रहे हैं जो निघंटु वाला पार्ट है उसमें तो फॉलो किया है मदनपाल को, यानी द्रव्य गुण से रिलेटेड जो पार्ट ज्यादा है, लेकिन जो संहिता वाला पार्ट है इनका, उसमें इन्होंने शारंगधर को फॉलो किया है। अच्छा, किस आचार्य ने आचार्य चरक को शेष अवतार कहा है? भाव प्रकाश। भाव प्रकाश ने कहा, ठीक है। तो वो भी याद रखेंगे। 17वीं सदी के ग्रंथ योग रत्नाकर, योग तरंगिणी और लोरी महाराज ने भाव प्रकाश का अनुसरण किया। तो योग तरंगिणी लास्ट टाइम बात हुई थी हमारी, द्रव्य गुण शतक बुक जो है ना, उन्हीं की है योग तरंगिणी, उन्हीं की है बृहत योग तरंगिणी। तो नाम है इनका त्रिमल भट्ट, तो अब तक याद हो चुका होगा। ठीक है, तो इनके बाद वाले जो भी ग्रंथ है, कहने का मतलब उन्होंने सबने भाव प्रकाश को फॉलो किया। हर्ष कीर्ति ने अपने ग्रंथ योग चिंतामणि में रति वल्लभ पूकपाक और कामेश्वर मोदक आदि योग भाव प्रकाश से लिए। कोई खास नहीं है वैसा, आगे चलेंगे। भाव प्रकाश ने फ्रंग रोग का सर्वप्रथम उल्लेख किया। आप बता दो, उपदंश रोग का प्रथम उल्लेख बाय सुश्रुत। सुश्रुत। ठीक है, तो भाव प्रकाश ने फ्रंग रोग का सर्वप्रथम उल्लेख किया। चिकित्सा में रस कपूर, चौक चीनी, इनका उल्लेख किया। ठीक है, फ्रंग की चिकित्सा में रस कपूर का उल्लेख, चौक चीनी अभी हम बात कर रहे थे, स्माइल चाइना। इनकी एक अन्य रचना गुण रत्नमाला भी है। तो भाव प्रकाश की कह रहे हैं एक और रचना मिलती है गुण रत्नमाला नाम से। भाव प्रकाश संहिता में 3 खंड है, पूर्व, मध्यम और उत्तर खंड, सेम लाइक शारंगधर। पूर्व खंड के प्रथम भाग में
आयुर्वेद का अवतरण है, सृष्टि प्रकरण, गर्भ प्रकरण, बाल प्रकरण, दिनचर्या, ऋतुचर्या और मिश्र प्रकरण। ये 6 चीजें हैं। आपको याद नहीं करना, इस लेवल पे जाके सवाल नहीं पूछा जाता, ठीक। आप तो याद रखो पूर्व मध्य उत्तरखंड। याद करना भी है कि भाई पूर्व खंड के अंदर आयुर्वेद का अवतरण आया है। तो सभी लोग ज्यादातर स्टार्टिंग में बता देते हैं आयुर्वेद का अवतरण। आप चरक में देख लो, सुश्रुत में देख लो, वाग्भट में देख लो, तो वैसे याद रख सकते हो कि अर्ली फेज में ही, शुरुआत में इन्होंने आयुर्वेद का अवतरण बता दिया। द्वितीय भाग के अंदर मान है, परिभाषा, भेषज विधान प्रकरण, ये सब की बात है। शोधन धातुओं का, मारण, स्नेहन, पंचकर्म, ये सब कुछ चीजें आई हैं। और मध्यम खंड के अंदर कह रहे हैं 4 भाग हैं, उसमें मेनली, एक मिनट, अच्छा, पूर्व खंड के प्रथम और द्वितीय भाग की बात चल रही थी। अब मध्यम खंड आ गया तो कह रहे हैं वहां 4 भाग हैं। तो प्रथम भाग में जोर से संग्रहणी तक लिखा हुआ है, द्वितीय भाग में अर्श से वातरक, तृतीय में शूल से भग्न, चतुर्थ में नाड़ी व्रण से लेके बार रोग। तो कह सकते हो कि जो पूर्व खंड है ना, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाले टॉपिक हैं सारे, इंक्लूडिंग आयुर्वेद का अवतरण है ना, फिर पंचकर्म, शोधन, मारण, जो भी कुछ है वो पूर्व खंड के अंदर है। मध्यम खंड में मेनली चिकित्सा है, आप ऐसा करके याद करो। मध्यम खंड पूरा चिकित्सा का है, उसमें कह रहे हैं 31 अध्याय है। और उत्तरखंड जो है, वहां पर वाजीकरण और रसायन, इनकी बात की गई है। तो ऐसे करके आप याद रख लो कि पूर्व खंड सारे टॉपिक है वहाँ एक्स्ट्रा वाले, मध्यम खंड चिकित्सा है, और उत्तरखंड में रसायन वाजीकरण है। ऐसा करके आप याद रख लो, काफी है। पूछा नहीं जाता इस लेवल पे भी। तो कह रहे हैं ये कुल 86 हो जाते हैं अधिकार। इनको जोड़ के देख सकते हो, चाहो तो लिखे हुए हैं। 6 ये रहे, 7 ये रहे, 13, 71 ये है, 84, और 2 हो गए लास्ट में रसायनबाजी का। कुल 86 अधिकार हो गए इस तरह के, ठीक है। 86। नेक्स्ट देखेंगे, भाव प्रकाश ने आयुर्वेद की प्राचीन परिभाषा के साथ साथ व्यवहारिक परिभाषा भी दी है। तो याद रख लेना, बस बात ये, सभी पंच महाभूतों के नाम वा से लिखे, ठीक है। पंचवकार हम लोगों ने चरक में भी देखा है, वियत, वायु, वन्ही, वारी, वसुंधरा, तो पांचों महाभूत के नाम वा से लिख दिए। रस संवहन में केदारी कुल्य न्याय को स्वीकार किया। याद आ रहा होगा, केदारी कुल्य न्याय इनका है, और सुश्रुत का कौन सा बोलो। सर सुश्रुत का भी यही है। ठीक है, लेकिन मेनली आपसे कहा था अगर केदारी कुल्य पूछे तो भाव प्रकाश लगाना। ओम प्रकाश। ठीक है, और सुश्रुत का खले कपोत। ठीक है, आगे देखोगे, ओज अष्ट बिंदु, ओज की मात्रा 8 बूंद है, और वो कैसा होता है, आग्नेय सौम्य, अकेले इन्होंने कहा है, बाकी सबने क्या कहा है, बोलिए। सोमात्मक। सौम्य, ठीक है। तो सिर्फ भाव प्रकाश ने ओज को अग्नि सौम्य कहा, बाकी सबने सौम्य बताया है। ऋतुकाल 16 दिन के साथ साथ जाति के आधार पर 12, 10, 8 और 6 दिन का भी बताया। ठीक है, जाति के आधार पे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्रमशः 12, 10, 8, 6। याद करने की ट्रिक यही थी हमारी कि 12 दिन से शुरू होता है, तो 12 से ब्राह्मण, 12 से 12, अगर भूल जाओ तो। ठीक है, तो ब्राह्मण 12, फिर एक एक दिन का गैप है, क्षत्रिय 10, वैश्य 8, शूद्र 6। ध्यान आ रहा होगा, काश्यप के भी आपको बताए होंगे, शायद कहीं बात हुई हो हमारी, तो काश्यप ने कितने, 12, 11, 10, 9, क्लियर, एक एक ठीक है। का तो अंतर है वहां इसमें। एक एक का गैप है सर, क्लियर है। तो वो भी याद रखना, काश्यप ने एक एक दिन का गैप किया है, तो 12, 11, 10 और 9 दिन उनके अनुसार ऋतुकाल। अष्ट मंगलप्रद चीजें बताई हैं, 8 ऐसी चीजें हैं कि उनको देख लेने से मतलब अच्छा दिन जाता है। लोग कहते हैं ना, अरे सुबह सुबह किस मनुष्य को देख लिया कि अब तो दिन खराब हो जाएगा, ऐसी बात कहते हैं। तो ये 8 चीजें यहाँ अच्छी वाली बताई हैं, इनको देख लो, दिन अच्छा जाएगा। कि गाय दिख जाए सुबह ही सुबह, राजा आ जाए सोचो तुम्हारे घर पे, हाँ, तो ब्राह्मण आ जाए, कोई फूलों की माला सुबह ही लेके स्वागत करने आ गया, तुमको पता ही नहीं है कि कल तुमको प्रमोशन मिल गया है, नाइट में कोई नोटिस आया, तुमको पता ही नहीं, कोई फूल माला लेके आया, तो बढ़िया दिन होने वाला है। घी दिख जाए सुबह ही सुबह, जल दिख जाए, सूर्य, अग्नि, कह रहे हैं इन सबका दर्शन करना चाहिए, ये अच्छी चीजें हैं। 8 मंगल, वर्ड याद रखना, अष्ट मंगल प्रद चीजें किसने बताई हैं, तो भाव प्रकाश। और देख के एक आइडिया लग जाना चाहिए क्या अच्छा है क्या खराब है। भोजन के पूर्व मोच फल, केला, करकटी आदि कदापि ना खाएं। तो कह रहे हैं भोजन करने के पहले इन चीजों को नहीं खाना चाहिए, मोच फल, केला, ककड़ी इत्यादि के नहीं खाने चाहिए। आगे देखें, आहार की 6 वैरायटी बताई, 6 प्रकार बताए, चुष्य, पेय, लेह, भोज्य, भक्ष्य और चव्य। कह रहे हैं ये उत्तर उत्तर गुरु होते हैं। याद आ रहा है, याद करा चुका हूँ ऑलरेडी आपको ये भी। चुष्य, पेय, लेह, भोज्य, भक्ष्य और चर्व्य, तो ये उत्तर उत्तर गुरु है, ये रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल पैटर्न आप लोगों को, 6 के 6 नाम इसी क्रम में। किस दिशा की वायु क्या काम करती है, इसके बारे में भी सुश्रुत जिन लोगों ने पढ़ रखा है एटलीस्ट उनको ध्यान होगा, काफी कुछ आइडिया होगा इसके बारे में, बाकी लोग देख लेंगे। तो हम लोग पूर्व से शुरू करते हैं देखना, तो पहले वही पढ़ेंगे।
तो पूर्व दिशा की वायु देखो, गुरु है उष्ण स्निग्ध रक्त पित्त को दूषित करने वाली, विदाही वातवर्धक, परंतु श्रांत कफ शोषवता इन लोगों के लिए हितकर है। यानी शोष के रोगी हों उनके लिए अच्छी है, ये कहना चाह रहा है। तो गुरु है, उष्ण है, स्निग्ध है, रक्त पित्त को दूषित करने वाली। सबसे मेन बात इसमें यही है कि रक्त पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी वायु है, सवाल इस पे आता है। ठीक। और लिख रहे हैं स्वादु पटु अभिसंधि त्वक दोष अर्श विष कृमि सन्निपातिक ज्वर श्वास और आम वात को बढ़ाती है। कुल मिला के पूर्व दिशा की वायु अच्छी नहीं है, वो नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है। इवन जिन रोगियों को पेन होता है, मैं बार बार बताता हूँ कि पूर्व जब की हवा जब भी चलती है ना, कि पूर्वा चल रही है, तो उनको शरीर में दर्द होने लगता है। जो भी गांव देहात से जुड़े होंगे वो जानते होंगे, पूर्वा चली है कि हमें दर्द हो रहा है। ठीक। दूसरा देखोगे, पूर्व के बाद पश्चिम दिशा की वायु देखते हैं, इसके जस्ट ऊपर लिखी हुई है। तो पश्चिम दिशा की वायु तीक्ष्ण है, शोषण करने वाली, बल को हरने वाली, लघु, कफ मेद पित्त विध्वंसी। यानी कफ को और मेद को हरने वाली है, साथ में कह रहे हैं पित्त ध्वंसी, प्रभंजनम विवर्धनम, तो वात को ये भी बढ़ा रही है। तो मेनली इसमें क्या याद रखना है वो समझ लो, कफ और मेद को हरने वाली, यहाँ कोई खास पॉइंट नहीं है। पश्चिम की वायु कफ मेद को हरने वाली, इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट आ जाओगे उत्तर दिशा की वायु, नीचे लिखिए लास्ट में, शीतल स्निग्ध दोष कुपित करने वाली, क्लेदन करने वाली, प्रकृति स्थित पुरुषों को बल देने वाले। यानी कोई अगर स्वस्थ है तो उसके लिए अच्छी है उत्तर की वायु, ये कहना चाह रहे हैं। मृदु है और मधुर है, अगेन एक ही पॉइंट काम का है कि प्रकृतिस्थ पुरुषों के लिए हितकारी है, कौन सी, उत्तर की वायु। और लास्ट आ जाओ दक्षिण की वायु, तो यहाँ देख पा रहे हो स्वादु पित्त रक्तहर लघु शीतल बल्लय और चक्षुष्य होती है, परंतु वातवर्धक नहीं है। अब एक बार फिर बता रहा हूँ क्या याद रखना है, वन बाय वन देखते हैं। तो पूरब की वायु बेटा रक्त पित्त को बढ़ाने वाली, एक बात, पूरब की वायु रक्त पित्त को बढ़ाती है। लास्ट देखो दक्षिण, बिल्कुल एंड में जो है पूरब के बाद, यानी ऊपर जो लिखी है वो इसका अपोजिट है, पित्त रक्त को हरने वाली है और आंखों के लिए भी अच्छी है, चक्षुष्य होती है। तो पूरब और दक्षिण हो गई। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम की वायु जो है मेनली कफ और मेद को हरने वाली होती है, पश्चिम की वायु कफ और मेद को हरने वाली। ठीक है। और लास्ट बची उत्तर की वायु, तो प्रकृतिस्थ पुरुषों को बल देने वाले। इतना आपको याद रखना है। और देख लीजिए, और भी लिखे हैं यहाँ तो, कि आग्नेय दिशा की वायु दाहजनक है, रूक्ष है, नहीं याद करना, समझ आ रहा होगा, दाह करेगी अग्नि। नैऋत्य दिशा की वायु की दाह कारक नहीं होती, वायव्य तिक्त होती है, ईशान कटु होती है। तो चाहो तो ये रस याद रख सकते हो, वायव्य तिक्त और ईशान कटु। चारों दिशा की मिली वायु आयु नाशक है और बहुत रोग उत्पन्न करने वाली है। तो ऐसा मानते हैं कि जब कभी आंधी तूफान इस तरह की चीजें होती हैं तो सब दिशा की वायु चल रही होती है, तो वो अच्छी नहीं मानेगी। मतलब ये आयु नाशक है, प्राणियों को बहुत रोग करने वाली है। प्राणी नाम बहु रोग उक्तम है ना, कि बहुत से रोग करने वाली, इसके सेवन से कल्याण नहीं होता। नेक्स्ट, भाव प्रकाश ने दीपन पाचन द्रव्यों की परिभाषा शारंगधर की तरह दी है। ठीक है, ध्यान आ रहा होगा, आपको बताया भी था कि लगभग सेम ही है। एक जगह डिफरेंस जरूर कर दिया भाव प्रकाश ने, कहा कि जो शुरुआत में उन्होंने द्रव्य लिखे हैं शुक्र, वाजीकरण और शुक्र, तो उनको आपस में चेंज कर दिया है। ठीक है ना, वो शुरुआत के दो जो हैं। ठीक है। तो आप बस इतना, हाँ तो आप बस शर्करा नहीं है, वो भी ठीक कह रहे हैं। तो आप बस इतना याद रखोगे, मेन बात क्या है कि शारंगधर, और शारंगधर ऑप्शन में नहीं दिया तो भाव प्रकाश को भी लगा सकते हो, कि इन्होंने भी दीपन पाचन द्रव्यों की परिभाषा दी है विद उदाहरण। नेक्स्ट आ जाएंगे, सुश्रुत में भूमि पंच महाभूतों के अनुसार 5 प्रकार की बताई है, जबकि भाव प्रकाश में वर्ण के अनुसार भूमि 4 प्रकार की बता दी। तो सुश्रुत की पूछे भूमि तो 5 प्रकार की है महाभूतों के अनुसार, और भाव प्रकाश वर्ण के अनुसार 4 प्रकार की। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, क्रमशः श्वेत रक्त पीत कृष्ण, देख सकते हो SRP के, हम ये क्रम ही याद रखते हैं। अगर फिर भी भूल जाओ तो सर्पी करके याद रख सकते हो, सर्पी यानी घृत, तो SRP ऐसा, जो लास्ट बचा वो के। ठीक है ना। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र श्वेत रक्त पीत और कृष्ण, इन भूमियों में उत्पन्न द्रव्यों का वर्ण के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ठीक। औषधि द्रव्य 5 प्रकार के बताए, वनस्पति वानस्पत्य शुप वल्ली और औषध, सब जानते हो ऑलरेडी। बोलो चलो एक दो सवाल का जवाब। वनस्पति, इसमें क्या क्या लगता है, फल फूल दोनों या कोई नहीं, या क्या होता है। ओनली सर फल इसमें लगता है, सिर्फ वनस्पति। फल लगता है इसमें। ठीक है, ठीक है। और
वल्ली जो है, वल्ली से क्या समझते हो? सर लताई। लताएं होती लताएं। है, गुडुची एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे गुरुची गुडुचि। लताई। औषध वर्ग का प्रथम बार उल्लेख किसने दिया? औषध वर्ग किसकी देन है? अष्टांग अष्टांग हृदय। हृदय। अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय। ठीक है, बाकी अपना देख लो, आपको याद ही है। तो वनस्पति, वानस्पत्य, शुभ, वल्ली और औषध। शुभ यानी झाड़ समझ सकते हो, तो शुभ, वल्ली और औषध। ठीक है, आगे चलेंगे। द्रव्य रसो गुणे वीर्य विपाक शक्तिर एव च पदार्थ पंच तिष्ठन स्वय स्वय कुर्वन्ति कर्म च। ये इनका एक श्लोक है कि पदार्थ में ये पांच चीजें रहती हैं। ठीक है, तो देख लेना, ऐसे श्लोक शारंगर का भी है, वहां पंच अवस्था बढ़ा है। तो श्लोक कोई पूछ ले श्लोक किसका है, तो भाव प्रकाश का, बस इतना याद रखना। द्रव्य में रस गुण वीर्य विपाक शक्ति रहती हैं पांच चीजें, ऐसा इन्होंने लिखा है। आगे चलो। द्रव्य गुण के मौलिक सात पदार्थों को एक पद में निबद्ध किया है, मतलब इन्होंने पूरा एक श्लोक लिख दिया कि द्रव्य गुण के जो सात पदार्थ हैं उनको एक साथ लिख दिया। आप याद क्या रखोगे वो समझ लो, क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आपको याद रखना है द्रव्य गुण के पदार्थ कितने, तो सात। और दूसरा पॉइंट है द्रव्य गुण के अंग कितने। लिख लो यहीं पे, द्रव्य गुण के अंग कितने हैं। तो अंग बोलो कितने हैं, पढ़ा है कभी? 6। छह। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो लिख लो द्रव्य गुण में पदार्थ सात और अंग छह बताए गए। ठीक। अच्छा, एक चीज और है, मुझे याद दिला देना, क्योंकि वो शायद इन नोट्स में होगा नहीं आपके, कि द्रव्यों का जो नामकरण है ना, जैसे पिपली है, मागधी उसको कहते हैं, तो वो नामकरण के आधार क्या है? ठीक है, वो एक छोटा सा पता नहीं पीडीएफ मैंने इसमें ऐड किया है नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं है। तो जब द्रव्य गुण आपका कंप्लीट हो जाए और अगर वो ना आए वो चीज सामने, तो मुझे याद दिला देना कि सर वो नामकरण का आधार पढ़ा दो। ठीक है, चलो आगे देखोगे। तो स्वर्णशिरी द्रव्यों के प्रयोजन का सावधारण उल्लेख किया कि क्या पार्ट यूज करना चाहिए, वो बताया। स्वर्णशिरी मूल को चोक कहा, बहुत बहुत जरूरी बात है, स्वर्णशिरी मूल को चोक कहा, याद रखना बिल्कुल। पुष्कर मूल को कुष्ठ का भेद बताया। पुष्कर मूल, बॉटनिकल नेम, मुस्कान। इन्यूल इन्यूलर एसिमोसा। ठीक है, एन्युलर रेसिमोसा। चलो मुस्कान, स्वर्णशिरी का बता दो फिर। अब कोई भी बता सकता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना। ठीक है, तो स्वर्णशिरी मूल को चोक कहा, याद रखना, स्वर्णशिरी मूल चोक। ठीक। और पुष्कर मूल, इसको कुष्ठ का भेद बताया। कपूर की दो वैरायटी बताई, पक्व अपक्व, बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन अगेन, कि कौन सी वैरायटी श्रेष्ठ होती है? तो अपक्व वाली वैरायटी श्रेष्ठ है, याद रखना। यार लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं पका हुआ ज्यादा अच्छा होता होगा, नहीं, अपक्व श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कस्तूरी। कस्तूरी तीन प्रकार की, कामरूपी, नेपाली और काश्मीरी। श्रेष्ठ कौन सी है? तो कामरूपी श्रेष्ठ है। हम लोग ऐसा याद रखते हैं कि कस्तूरी किसका है, कस्तूरी है कामनी का। कामनी यानी कामरूपी, नी से मतलब नेपाली, का यानी काश्मीरी, ऐसा करके। तो कस्तूरी कामनी का, या काने का कर लो, काने, उस तरह भी आ जाए। कस्तूरी किसका है, कि काने का है कस्तूरी जो है रखा हुआ। तो काने यानी कामरूपी, नेपाली और काश्मीरी। श्रेष्ठ कामरूपी। जीरक का गुण लिखा हुआ है, जीरे का, कि गर्भाशय विशुद्धिकृत, इसको याद कर लेना बेटा, गर्भाशय विशुद्धिकृत जीरक के लिए कहा गया है, गर्भाशय की शुद्धि करने वाला। ठीक, जीरक। नेक्स्ट कुमकुम, अगेन कुमकुम भी तीन प्रकार का, काश्मीरी, बालिक और पारसिक। तो हम याद रखते हैं कुमकुम का बाप यानी कुमकुम के पिताजी, कुमकुम का बाप। तो कुमकुम का यानी काश्मीरी, बाप यानी बालिक और पारसिक। तो काश्मीरी वैरायटी श्रेष्ठ है। भूल जाओ तो हमारी जो ट्रिक है उनमें पहला वाला जो है वो श्रेष्ठ भेद है। जैसे कस्तूरी में हमने याद किया कि कस्तूरी काने का या कामनी का, तो जो फर्स्ट नाम आया वो श्रेष्ठ है, उसी पे सवाल आता है, बाकी नहीं पूछेगा आपसे। इसी तरह कुमकुम है, तो हमने कहा कुमकुम का बाप, तो कहा से काश्मीरी, वो श्रेष्ठ वैरायटी है। तगर, तगर की दो वैरायटी दी, तगर पिंड तगर, देख लेना। करंज की तीन वैरायटी, नक्तमाल, पूती, करंज, करंजी। अब ये भी समझ लो कि जनरली ये क्वेश्चन नहीं आते कि भाव प्रकाश ने इसके कितने भेद बताए हैं, कुछ एक दो चीजें हैं जिन पे पूछे जाते हैं ना, जो ऊपर लिखे हैं। एक कस्तूरी है, इसको पूछ लेगा, कुमकुम पूछ सकता है। मैं फोकस कर दूंगा जो जरूरी चीजें हैं। ठीक। करंज की तीन वैरायटी, नक्तमाल, पूती, करंज, करंजी। चविका के फल को गज पिपली कहा, देख सकते हो, चविका, इसके फल को गज पिपली कहा। सबसे जरूरी है स्वर्णशिरी मूल को चोक कहा, वो जरूर याद रखेंगे आप। एक आपको बताया होगा कि रेणु का क्या है, रेणु का बताओ चलो।
निर्गुंडी का बीज। करेक्ट, इशिका है ना, निर्गुंडी का बीज। चलो इशिका एक और बताओ, वत्सक क्या है, इंद्रिय क्या है? मतलब कुटज। कुटज। कुटज का बीज है ना, ठीक है। कुटज का बीज। ठीक है चलो। करंज तीन प्रकार का, चविका के फल को गजपिपली कहा, देख लेना। कंकुश दो वैरायटी, रक्तकाय और अंडक। रक्तकाय कह रहे हैं श्रेष्ठ है, अगेन कोई खास नहीं। जीरक तीन प्रकार का, श्वेच्छा कलौंजी, ये याद रख सकते हो, जीरक की तीन वैरायटी बताई भाव प्रकाश ने, इतना बस कि जीरक की तीन वैरायटी बताई। ये बहुत जरूरी है अगला पॉइंट, कि बला चार प्रकार की बला किसने बताई? तो भाव प्रकाश ने बला चतुष्टय का उल्लेख किया। इसमें हमारी ट्रिक है, देख पा रहे हो, अव नाम बर, तो क्रमशः है आ से यानी अति बला, ब से बला, ना से नाग बला, मा से महाबला, और रा से बोलो राजबला। ठीक है, पांच जो होती है उनमें राजबला भी होती है, बला पंचा कोई पूछ ले आपसे, लेकिन यहाँ बला चतुष्टय है, तो उसमें सिर्फ यहाँ तक माँ तक की ट्रिक ले लोगे आप अव नामर में। तो अति बला, बला, नाग बला, महाबला। अष्टवर्ग का विस्तार से वर्णन किया। सूरज। जी सर। सूरज मेधा महामेधा की जगह क्या लेते हैं? मेधा होगा ये। हम्म, बेटा ये समझ लो, ये वो वाली बात है कि एक और एक दो, क्योंकि यहाँ से कहानी शुरू होती है सारी, बिल्कुल शुरुआत से चीजें हैं। और कोई? रिद्धि वृद्धि। शतावरी। शतावरी लेते हैं। ठीक है, तो जिन लोग को नहीं याद है बेटा, सोचो कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग की चीज है, मेहनत सच में करने की जरूरत है वहां। मैं फिर समझा रहा हूँ कि 2 महीने लेके चलो आप, तो मोटे मोटे 2 महीने, ना कम है ना ज्यादा है। सिलेक्शन लिया जा सकता है, तैयारी है तो टॉप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ लो क्या करना है, मैं बार बार समझा रहा हूँ इस बात को। देखोगे चलो आगे। तो अष्टवर्ग का विस्तार से वर्णन किया, तो जीवक, ऋचवक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि वृद्धि, ये अष्टवर्ग है हमारा। तो इसका विस्तार से वर्णन किया है, आकृति, प्राप्ति स्थान आदि के साथ साथ। ठीक है, सब कुछ लिखा है इनके बारे में, लेकिन ये भी लिख दिया कि ये बड़ा मुश्किल है, राजाओं के लिए भी मुश्किल है इन चीजों को पाना, है ना। तो इसलिए इनके प्रतिनिधि द्रव्य लेने चाहिए। और ये भी लिखते हैं कि प्रतिनिधि द्रव्य कभी भी वो काम नहीं करते जो ओरिजिनल द्रव्य करते, शायद अगर होते तो। ठीक है, लेकिन मजबूरी है, वही लेने हैं जब नहीं मिलते तो। चतुर्बीज का एक नया वर्ग दिया, मेथिका, चंद्रशूर, कालाजाजी, यवानी। मेथिका, चंद्रशूर, कालाजाजी, यवानी, सबको याद होंगे, एक दो सवाल कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं कितना याद है हमें। शिवांगी। जी सर। पंच पल्लव। आम्र जामुन बीज कपित बीज पूरी बेल। बहुत अच्छा बेटा, ठीक है। सुशर्मा। दोषग्नता क्या है, बृहत पंचमूल की और लघु पंचमूल की? सर लघु पंचमूल वात पित्तर है हम्म, और वृहत पंचमूल वात कफर। ठीक है। त्रिफला और दशमूल की दोषग्नता आप ही के लिए है सुशर्मा। अ, सर त्रिफला की हाँ, तो सघनता वात कफज। वात को हरता है त्रिफला। सर नहीं सर, कफ को और पित्त को हरता है। और दशमूल? वात कफज। और कोई करेक्शन करना चाहेगा? त्रिदोष है, ठीक है, तीनों दोषों को हरता है दशमूल। अरे हाँ यार। त्रिफला पित्त और कफ को हरता है, दशमूल तीनों दोषों को हरता है। ठीक, तो याद रख लेना, आप जो पीछे पढ़कर आए हो, ठीक है, वो बेकार नहीं होना चाहिए सारा। भेषज वाले पार्ट में था, लास्ट में पूरी बुक मैंने वहां लिखी है। तो चतुर्बीज एक नया वर्ग है, मेथिका, चंद्रशूर, काला जाजी, यवानी, देख पा रहे हो। चंद्रशूर की हमने बात कर ली ऑलरेडी, कि एस्ट्रोजन का सोर्स इसको कहा जाता है। यहाँ कुछ गुण लिखे हुए हैं और काफी जरूरी पार्ट है, इस पे भी सवाल आते रहे हैं। कि चरक ने कठिन और स्थूल गुण का उल्लेख किया, तो कठिन और स्थूल गुण किसने दिए? चरक ने दिए। सुश्रुत ने सुगंध, दुर्गंध, व्यवहार, विकासी, आशुकारी, ये गुण दिए हैं। भाव प्रकाश शुष्क और आशु गुण दिए। शुष्क और आशु, ध्यान रखना, आशुकारी पूछे तो सुश्रुत लगाना है, आशु पूछे तो भाव प्रकाश। अब ये मत पूछना क्या डिफरेंस है, एक ही चीज है।
लेकिन चली आ रही है तो चली आ रही है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, बाकी कह रहे हैं कि भाव प्रकाश ने गुण तो सुश्रुत के जैसे ही लिखे हैं सारे, ठीक है, लेकिन ये शुष्गुण अशुगुण ये अलग से दिए हैं। और तो चरक कठिन और स्थूल, सुश्रुत सुगंध दुर्गंध व्यवहाय विकासी और आशुकारी, सुश्रुत सुगंध दुर्गंध व्यवहाय विकासी और आशुकारी। भाव प्रकाश शुष्क गुण और आशु गुण, और गुणों का वर्णन बाकी सुश्रुत के अनुसार ही किया है। और देख लेंगे विकासी गुण, कह रहे हैं उसमें वायु महाभूत का प्राधान्य होता है। विकासी गुण के अंदर वायु महाभूत का प्राधान्य है। जो व्यवहाई गुण होता है उसमें वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता है। तो विकासी में सिर्फ वायु है, और व्यवहाई के अंदर वायु के साथ आकाश भी है। ठीक। नागार्जुन, बोलो इनका टाइम क्या है? पांचवी सदी। 6th century. पांचवी। कोई 5वीं सदी भी कह रहा है। ठीक है, दूसरे नागार्जुन आगे बहुत सारे, मैं जो पूछ रहा हूँ भदंत नागार्जुन, चलो अब बताओ। 14th. नहीं 10th. 10th है बेटा, है ना? भदंत नागार्जुन, 10th. आपसे कहा था दा लगेगा और 10, ठीक। तो भदंत नागार्जुन 10वीं सदी उनका टाइम है। तो वहीं से याद भी कर सकते हो कि इन्होंने कर्मण गुण, वर्ड याद रखना, कर्मज नहीं है इनका, है कर्मण। तो कर्मण गुण बताए 10 लिखे हुए हैं। तो ये सारे वीर्य होते हैं, आप देख सकते हो, गुरु लघु शीत उष्ण विशद पिच्छल स्निग्ध रूक्ष मृदु तीक्ष्ण। रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जब आगे पढ़ोगे तो। नंबर याद रखो। तो नागार्जुन कर्मण गुण 10। एक कारिकावली है, उसके अनुसार कर्मज गुण, बुक जो है कारिकावली, तो इसमें कर्मज गुण बताए गए हैं 2, संयोगज और विभागज। अगेन इतना कोई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ नंबर याद रख लो कि कर्मज गुण 2। तो कर्मण पूछे तो 10 हैं, और कर्मज पूछे तो 2 हैं। ठीक। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आपको भी दे देता हूँ बेटा, जो आने वाली 25 तारीख है और 26 तारीख है, इन दोनों दिन क्योंकि मैं बिजी रहूंगा, इलेक्शन ड्यूटी है मेरी, तो 25 को ना आपका टेस्ट मैंने कहा था लेने के लिए, तो वो टेस्ट मैं 25 कर देता हूँ फाइनली। ठीक है, चरक चिकित्सा का आपको टेस्ट बोल रखा है ना, तो 25 तारीख को आपका टेस्ट कर लेते हैं चरक चिकित्सा का। ठीक। 1 to 20, तो अब तय कर रहा हूँ डेट में। तो 25 को आपका टेस्ट होगा। ठीक है। I-26 की बारी, तो 26 को तो मेरी इलेक्शन है, तो उस दिन तो मुझे लगता नहीं कुछ भी और हो पाएगा, तो क्लास ऑफ रहेगी। हो सकता है मैं आपको वीडियो लेक्चर दे दूँ 26 को। ठीक है, आप जानते हो उसके बाद 27 सैटरडे पड़ेगा। सैटरडे में वैसे ही लगभग ऑफ ही रखता हूँ सैटरडे के दिन। ठीक है, तो ये 25-26 को हम यूटिलाइज कर लेंगे, और 27 आपका ऑफ ही रहेगा पूरी तरीके से। 25 को टेस्ट हो जाएगा, 26 को मैं आपको लेक्चर दे दूंगा कुछ पढ़ने के लिए, 27 का ऑफ मान लेना अपना। ठीक है, उस तरह से। क्लियर? तो ये पहले ही बता रहा हूँ, अपना जो भी अपना कुछ काम हो, घूमना आना जाना जो भी करना है इन डेज में कर लेना। 25, 26, 27 3 दिन है। 25 में टेस्ट देके फ्री हो जाओगे आप। देखो चलो आगे। सर हाँ बोलिए। सर जो आपने 25 को टेस्ट बोला कि आप पूरे दिन के लिए ऑन रख सकते हैं। बेटा उसमें एक्चुअली वो सपोर्ट नहीं कर रहा है उस चीज के लिए ना, कि वो आंसर की जो है आपका वो चला जाता है। टाइम बता दो, मैं वो टाइम कर देता हूँ। बोलो सर किस टाइम। मॉर्निंग में कर मॉर्निंग में कर देता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे तो सिर्फ ऑन करना है उसको। सर मॉर्निंग में कर दीजिए। चलो एक काम कर देता हूँ, इजी कर देता हूँ मैं आपके लिए। मैं वो टेस्ट 2 बार ओपन कर देता हूँ। एक बार दिन में ओपन कर देता हूँ, तो जिन लोग को दिन में देना दिन में दे देना। फिर एक बार शाम को दोबारा से मैं उसको 2 घंटे के लिए ओपन कर दूंगा। तो वो मार्क्स सबके आ जाएंगे उसके अंदर उस तरीके से। ठीक, तो ये काम कर लेंगे। तो मॉर्निंग बता दो लक्ष्मी, किस टाइम चाह रही हो अभी बोल दो मुझे, अगर सर पता है 10 तो। बजे कर दीजिए क्योंकि इस दिन शादी है ना घर में। तो जिनको भी मॉर्निंग में देना है 10 बजे डन है। चलो, जिनको मॉर्निंग में देना है 10 बजे दे देना, जिनको इवनिंग में देना है तो क्लास का टाइम जो आपका रहेगा वो टाइम मैं शेड्यूल कर दूंगा, यानी शाम को 5 बजे। ठीक है। सर सर कैसे देना उस टेस्ट को? एप्लीकेशन पे देना है। कौन पूछ रहा है? सूरज। सर मैं सूरज। जी सूरज आप रजिस्टर्ड नहीं हो अभी तक एप्लीकेशन पे? जी नहीं, उस समय पे काम था तब नहीं दिया अभी तक टेस्ट। ठीक है, मेरे से बात कर लेना बाद में, मैं ऐड कर दूंगा आपका। या तो मुझे ईमेल आईडी दे देना, आपका फोन नंबर बता देना। जी ठीक है, कौन सा ऐड करना है, तो उससे हो जाओगे आप ऐड। ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको ऐड जी करके। ठीक है, चलो आगे देखोगे। जी। तो यहाँ देख पा रहे हो कुछ ओवर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अष्टांग हृदय सूत्र 11। ठीक, ये एक पेज की ऐसी पीडीएफ होगी, आगे ठीक हो जाएगी राइटिंग शायद। नहीं,
मुस्कान लास्ट टाइम में लिखवा के मंगाए थे क्या आप में से किसी से? लिखे हैं किसी ने ये नोट्स अपनी राइटिंग में? लिखे हैं किसी ने? मुस्कान लिखे हैं आपने? अच्छा नहीं लिखे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको टाइप करा दूंगा आपकी बार। ठीक है, समझ में आएगा आपको, मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं है। और कोशिश करना कोई लिख लो तो प्रैक्टिस भी हो जाती है, और मुझे मिल जाएंगे तो मैं आगे दूंगा, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है टाइपिंग कराने में। तो अष्टांग हृदय सूत्र 11। ठीक। तो वहां ऐसा लिखा हुआ है कि अस्थि के अंदर वायु की प्रधानता है, हमारी जो बोन्स है उनमें वायु की प्रधानता है। स्वेद और रक्त में पित्त की प्रधानता है, स्वेद और रक्त में पित्त की प्रधानता है। और शेष स्थानों पर कफ की प्रधानता है। ठीक है। तो सवाल जो इसमें बनता है वो हमेशा अस्थि वाला ही बनता है, कि अस्थि में वायु की प्रधानता है। और होना क्या चाहिए कि जब एक चीज बढ़े दूसरे को भी बढ़ना चाहिए। ठीक। जैसे मैंने कहा, मान लो कि किसी के शरीर में रक्त का प्रमाण बढ़ रहा है, तो मतलब है कि पित्त भी बढ़ना चाहिए, या पित्त बढ़ रहा है तो रक्त भी बढ़ना चाहिए। ठीक है। लेकिन अस्थि और वायु इस नियम का अपवाद है। अस्थियों का क्षय होता है तो वायु बढ़ती है, हम लोगों ने बात की ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात, ओल्ड एज में यही होता है। अस्थि धातु का क्षय होता है और वायु बढ़ती है शरीर के अंदर। तो ये अपवाद है, ये याद रखना है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा डिस्कस करेंगे इसको। ये पेज यहाँ से शुरुआत से लेंगे, तो 10 मिनट वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। सर ये पीडीएफ भी डाल दीजिएगा, ये पीडीएफ है नहीं। ठीक है बेटा, बस डालिए मैंने ग्रुप में, लेकिन फिर डाल दे रहा हूँ, चलो मैं कई दिन पहले डाल दी थी मैंने, फिर भेज देता हूँ मैं। थैंक यू।